आज हम आपको ये दिखाएंगे कि नोटबंदी को लेकर उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग का हाल क्या है। यूपी के कुटीर उद्योग से रोजी रोटी चलाने वाले लाखों लोगों पर नोटबंदी का असर हुआ क्या है। हमने मुरादाबाद, फिरोजाबाद, भदोही, आगरा और मेरठ में अपने रिपोर्टर्स को भेजा और वहां ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की। नोटबंदी के बाद से मेरठ के स्पोर्ट्स कारोबार पर संकट के बादल छाने लगे हैं। स्पोर्ट्स उत्पादन और सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है। स्पोर्ट्स कारोबारियों का कहना है कि आज भी कच्चा माल लाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन उनके पास कैश नहीं है। उत्पादन तो गिरा है, वहीं बिक्री का ग्राफ भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। छोटे दुकानदार जो कैश में स्पोर्ट्स का सामान खरीदा करते थे, उनका काम एकदम ठप हो गया है। देखो, पहले तो हमें काम भी कम मिल पा रहा है पैसे की वजह से, मालिक को परेशानी है। और दूसरी बात, कभी हमें पैसे मिलने के बाद भी आ गए तो उसमें हमें पुराने नोट दिए जाते हैं और पुराने नोट भी चलते नहीं बाजार में। बहुत डाउन गया है ही नहीं कुछ भी। यहाँ पर लेबर के लिए पेमेंट भी नहीं आ रहा। लेबर का कितने प्रतिशत काम तो 60% ही खत्म होते जा रहे हैं। पहले डाउन था इतना, अब तो काम रहा ही नहीं थी कुछ भी। लघु उद्योग पहले ही पिटे पड़े हैं, है ही नहीं काम बिजनेस हमारा कुछ भी। बड़ी कंपनियों के मालिकों का कहना है कि सरकार को 1000 और 500 के नोट में से पहले किसी एक नोट को बंद करना चाहिए था। इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। करेंसी संकट के बाद हालात ये हैं कि कारीगरों को पैसा देने के लिए मालिकों के पास छोटी करेंसी नहीं है और कारीगर छोटी करेंसी लेते हैं, वो भी नकद में। बड़े नोटों की बंदी के चलते जो ऑर्डर का सामान तैयार था वो भी रुका हुआ है और उधार का पैसा मिल भी नहीं रहा। सर 80% स्लो हो चुकी है मार्केट। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी हम एक्साइटेड थे कि अक्टूबर नवंबर से सीजन स्टार्ट होगा और काफ़ी ऑर्डर बुक भी हो गए थे, सब कैंसिल हो गए हैं। बाहर की जो पार्टियाँ आती वो आना बंद कर दिया उन्होंने और हमें भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। रॉ मेटेरियल वाले हैं वो पुरानी करेंसी नहीं लेते, ठीक है। बाकी बैंक से कैश ही नहीं आ रहा। बैंक से वहाँ जाते, हमारी फर्म का अपना करंट अकाउंट है, उसमें भी जो है गवर्नमेंट ने अलाउ किया 50,000। करेंसी संकट के कारण स्पोर्ट्स गुड्स कारोबार में इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। नए ऑर्डर बंद हैं। कुल मिलाकर 70 से 80% कारोबार बर्बाद हो चुका है। हालात कब सुधरेंगे किसी को पता नहीं। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बड़ा सवाल यही कि हालात कब सुधरेंगे ये किसी को पता नहीं है। सुधरेंगे भी या पूरी तरीके से नहीं सुधरेंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अर्थशास्त्री प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको लिए चलते हैं उससे पहले फिरोजाबाद, पीतल, मुरादाबाद हम लिए चलते हैं पहले। फिरोजाबाद भी हम आगे आपको लिए चलेंगे, लेकिन पहले देखिए मुरादाबाद का हाल क्या है। दरअसल पीतल उद्योग की चमक मुरादाबाद की शान है। सैकड़ों सालों से यहां पीतल उद्योग फल फूल रहा है, लेकिन अब नोटबंदी की मार ने यहां मालिक से लेकर मजदूर तबके को किस तरह परेशान किया है, आपको दिखाते हैं। पीतल की चमक मुरादाबाद की पहचान है। यहाँ पीतल से बने सामान बाजार की रौनक होते हैं। बर्तन ही नहीं, पीतल के बने मूर्तियों की भी देश विदेश में भारी मांग रहती है। लेकिन जब जेब में नोट ही नहीं है तो पीतल खरीदेगा कौन? पीतल के कारोबार पर क्या असर पड़ा है, किस तरह का? पीतल का कारोबार का जहाँ तक ताल्लुक है साहब, वैसे तो सारे कारोबार डिस्टर्ब हो गए। जहाँ तक हमारे पीतल का ताल्लुक है 90% डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल 10% मानेंगे, बस 10%, वो भी माइनस में जाने की है संभावना। और 50 के और 10 के नोट मैं कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? बैंक भी नहीं दे रहा है कि अब हम लोग बैंक जाते हैं तो हम लोग को सिर्फ 1000 2000 रुपये बैंक देती है, जबकि करंट अकाउंट से हम लोग अपने कंपनी के अकाउंट से करीब निकाल सकते हैं। 50,000 का लिमिट है, पर बैंक कहता है कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम कहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड करें? काला धन वालों ने सोना तो खूब खरीदा, लेकिन पीतल में तो काले धन को खपाने की भी खासियत नहीं। इसलिए पीतल के जो कारोबारी महीने में हजारों कमाते थे, अब 15 दिनों में 1000 भी नहीं कमा पाए हैं। और हम जो
एक हमारा 10,000 रुपये महीने का एस्टिमेट था कि हम कमाते थे, आज हमें करीब करीब 10-12 दिन हो गए हैं, हमने 1,000 रुपये का काम नहीं किया। अच्छा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की स्कूल की फीसें है, घर का रोज़मर्रा का खर्चा है। ये मौजूदा वक्त में किस तरह की आपके सामने समस्या आ रही है? जैसे 1000 और 500 के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो क्या आपका? जी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि पहले तो हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है ताकि हम उसकी ढलाई वगैरह करा सकें, और लेबर को जो है लेबर नई करेंसी मांग रही है, उसका भी हमारे पास कोई प्रबंध नहीं है। मजदूरों के सामने संकट ये है कि उनको 500 और 1000 के पुराने नोट में ही काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसका अब कोई मोल ही नहीं रह गया है। दुकानदार से काम को कहो तो होगा 500 का 1000 का नोट ले काम कर लो, 1000 का 500 का नोट कहीं पे भुन नहीं रहा। बैंक में जाकर खड़े हो, लाइन में लगो, शाम को पहुंचो तो बैंक वाले कहते हैं पैसा ख़त्म हो गया। अब बताइए हम क्या करें, मजदूर आदमी है, बच्चे भी हमारे भूखे मर रहे हैं, हम भी भूखे मर रहे हैं, क्या करा जाएगा। 400-500 की तो मजदूरी ही करते हैं हम, केवल वही हमें पूरे नहीं मिल पाते। अब दुकानदार लोग हमें 500 का दे रहे हैं, 1000 का दे रहे हैं, अब उसको तोड़ाने के लिए हम लेन में लगे बैंक में, क्या काम करें। 400-500 की मजदूरी करते हैं बस खाली। हमारे साथ में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, हम घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे। ऐसे में सवाल यही है कि नोटबंदी की वजह से जो फ़ायदा भविष्य में दिख रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान वर्तमान में न झेलना पड़ जाए। मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब आपको लिए चलते हैं फिरोजाबाद। नोटबंदी का असर सुहाग नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद में भी दिखाई दे रहा है। कैश की कमी के चलते यहां कई कारखाने बंद हो गए हैं, जिससे मजदूरों के सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है। देश भर में 500 और 1000 के नोट बंद होने के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। जिस कांच पर सुहाग नगरी फिरोजाबाद की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, वो नोटों की मार से चूर चूर हो रही है। पैसों की किल्लत से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। जब से क्या पैसे बंद हुए हैं, तब से हमारे बच्चे भूखे परेशान हो रहे हैं, खाने को नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं, जब काम करने आते हैं, काम बंद हो रहा है, पैसे नहीं मिलेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे अब। दरअसल कांच के कारोबार में दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की संख्या अधिक है। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को मजदूर कैश लेकर अपने घर जाते थे, मगर नोटबंदी के बाद से फैक्ट्री मालिकों के पास 100 और 50 के इतने नोट नहीं हैं कि वो नगद में मजदूरी का भुगतान कर सकें। 80% लोग मजदूर हैं या फैक्ट्री में काम करने आते हैं, उनको खुले पैसे चाहिए होते हैं, 100, 200, 300 रुपये, वो पैसे नहीं मिल पा रहे, तो फिरोजाबाद की पूरी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। अनुमान के मुताबिक नोटबंदी की वजह से चूड़ी उद्योग को करीब 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लगभग इस नोटबंदी से फिरोजाबाद जनपद में लगभग 100 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित है, जो कि मार्केट में रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए का 7-8 दिन में जनरेट होता था, वो लगभग बंद हो। अधिकारी मानते हैं कि जब तक एटीएम सुचारू रूप से काम करना शुरू नहीं करते, समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। नोटबंदी का असर फिरोजाबाद में भी कारखानों पर नजर आने लगा है। दूर दराज से काम करने आने वाले मजदूरों के लिए अब जीने मरने तक की बात हो गई है। जहां रोजमर्रा की काम करके वो अपनी जिंदगी का यापन करते थे, अब वो 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो चले हैं। ऐसे में मजदूरों की निगाह कारखानों के ऊपर है और कारखानेदारों की निगाह बैंकों के ऊपर कि उन्हें इतना पैसा मिले कि वो मजदूरों को दे सकें। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अर्थशास्त्री प्रोफेसर मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनमोहन, हमें समझाइए कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसे सबसे ज़्यादा परेशानी फिलहाल हुई है, जिनकी रिपोर्ट सबने अपने दर्शकों को दिखाई है, ये कभी इस नुकसान की भरपाई कर भी पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कैशलेस सोसाइटी नहीं है। हम लोग हर काम को प्रायः नकद से ही करते हैं, बिल्कुल, चाहे वो मजदूरी का लेन देन हो, चाहे छोटी खरीद हो, चाहे बड़ी खरीद हो। और एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा काम अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। इसको रिज़र्व बैंक खुद कहता है बिजी सीज़न। एक फसल आती है, दूसरी फसल लगाने की तैयारी होती है, तो इस समय मजदूरी या बेरोजगारी सबसे कम हो जाती है।
बेरोज़गारी इसलिए कम हो जाती है कि इस समय डिमांड ऑफ वर्कर्स, लेबरर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सारे लोग इसी समय को टकटकी लगाए देखे रहते हैं और इसी समय हमारे यहाँ शादी ब्याह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो नकद की मांग सामान्य से भी इसी पीरियड में 15-20% बढ़ जाती है जी। और जो टोटल नकद भारत सरकार का था, जो बाजार में था, उसका 86% 1000 और 500 के नोटों में था जी। कोई भी आदमी कपड़ा खरीदने जाए तो 500 का नोट तो चाहिए ही, 1000 का नोट तो चाहिए ही। अगर हम इसको एकदम से बंद कर देते हैं और लोगों को निकालने के लिए पैसा नहीं देते, मेरा अपना पैसा मैं निकाल नहीं सकता, चाहे किसी भी हालत में हूँ, चाहे मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ठेकेदार हूँ, तो जब मैं पैसा निकाल ही नहीं सकता तो नकद भुगतान नहीं कर सकता। अगर मैं भुगतान नहीं कर सकता तो कोई सामान खरीद नहीं सकता, और अगर कोई सामान खरीदेगा नहीं तो बेचने वाला बेचेगा कैसे या फिर बनाएगा क्यों? तो सामान बनने पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने पीतल नगरी की बात की, 100 करोड़, कहीं पर 200 करोड़। हम अगर पूरे देश की बात करें, केवल उत्तर प्रदेश की बात ना करें, तो ये सीज़न केवल हमारे लघु उद्योगों से संबंधित नहीं है। संपूर्ण कृषि क्षेत्र जिसमें 60 से ज़्यादा प्रतिशत आबादी है जो केवल नकद लेन देन करती है, जो हमारे अनौपचारिक क्षेत्र में 27 करोड़ मजदूर हैं जो प्रतिदिन 300 से 400 500 रुपए रोज कमाते हैं, अगर उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, बाज़ार में सामान खरीदने नहीं जाएंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या? आप इस महीने के आंकड़े देखिएगा, आपको बिल्कुल पक्का दिखाई देगा कि सकल घरेलू उत्पादन जो हमेशा 6% 7% से बढ़ता है, अब की बार आपको इसमें ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आप कह रहे कम से कम जो जिस वक्त को चुना गया नहीं विमुद्रीकरण के लिए, वो वक्त भी बहुत खराब था उस अर्थव्यवस्था के नजरिए से। अरे ये तो रिजर्व बैंक खुद मानता है कि अर्थव्यवस्था का सबसे बिजी सीजन दशहरे दिवाली से शुरू होकर क्रिसमस तक चलता है जी। इसी में शादी ब्याह नहीं, सारे त्योहार इसी में होते हैं, पूरी खेती इसी में होती है, सारा लेन देन कारोबार इसी में होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सब लोग गहना, सोना, चांदी, चूड़ी वगैरह सब खरीदते हैं। तो सारे लोग इसी समय अपने आप को मार्केट में अपने आप को महसूस करते हैं। प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि क्या इसका दीर्घकालिक लाभ हमें बहुत ज़्यादा मिलने की उम्मीद है या नहीं? क्योंकि असली बात हम लोगों को जो बताई जा रही है कि इससे काला धन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल, और काला धन की जो पैरेलल समानांतर अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन खुद सरकार ये मानती है कि काला धन रखने के कई तरीके हैं, जैसे विदेशी मुद्रा में लोग रखते हैं, सोने चांदी में रखते हैं, अब तो कुछ लोग पत्थरों में, हीरे मोती आदि में भी रखने लगे हैं। हाँ, नकदी भी एक बड़ा भाग है, और हमको लगता है कि कुल काले धन का 20-25% हो सकता है लोगों ने नकदी के रूप में रखा हो जी। लेकिन वो जो लोगों ने रखा है, जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो हो सकता है बहुत बड़े कारोबारी हों और जो शायद इसको छुपा के हमेशा के लिए रखना चाहते हो या समय बेसमय इसका उपयोग अन्य तरीकों से करते हों, खास तौर पर रियल एस्टेट, जो इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि संपत्ति के मामले में तो ये है कि जितने भी मकान खरीदे बेचे जाते हैं उनमें काला धन का प्रयोग लगभग निश्चित है। लेकिन छोटी बिल्कुल उसमें बड़ा हिस्सा होता है, बिना काले धन की खरीद फरोख्त नहीं होती। मैं आपके पास आता हूं और ये इस पर भी बातचीत करेंगे कि जिस इम्पैक्ट की बात कही जा रही काले धन पर, क्या वो वाकई इम्पैक्ट होने की उम्मीद है, कितनी उम्मीद है, और जो नुकसान कुटीर उद्योग पर पड़ रहा है उसे उबारने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाए भी हैं या नहीं उठाए हैं? अब आपको ले चलते हैं नोएडा में हाल क्या है नोटबंदी के बाद ये दिखाते हैं। नोएडा में दरअसल 4000 से ज़्यादा गारमेंट यूनिट्स हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में कपड़ा बनाया जाता है, जहाँ हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन नोटबंदी का यहाँ पर भी मिला जुला असर देखा जा रहा है। हालांकि मिला जुला असर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर ये है, इस वजह से मजदूरों को परेशानी तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है जितना मेरठ, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। नोएडा को यूपी की इंडस्ट्रियल राजधानी कहा जाता है। कपड़ा उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योगों में गिना जाता है। कपड़ा बनाने की यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन नोटबंदी का इस उद्योग पर क्या असर पड़ा, ये जानने के लिए हम पहुंचे एक गारमेंट फैक्ट्री में, जहां मालिक से ज्यादा परेशान मजदूर नजर आए। लाइन में लगे हैं, किसी को 2500 देना है तो उसको 2000 मिल रहा है, कभी 4500 है तो उसको 4000 ही मिल रहा है। और पीछे अभी एक हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी है।
ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि लड़के 5-6 लड़के लाइन में लगे और वापस आते हैं। कोई लाठी खा के आता है, कोई धक्के खा के आता है, कोई 2000 लाता है, कोई 1000 लाता है। किसी बैंक में पैसे नहीं होते। आज सुबह भी गए हैं, आज भी पीछे बैंक है सेक्टर 2 में, वहाँ लिखा हुआ है बाहर की कैश नहीं है। जब कैश नहीं है तो ये चीज़ लागू नहीं करनी चाहिए थी। लाइन तो लगा है, अब क्या उसी भजाएंगे, बैंक में जमा करो तो उसमें भी लाइन लगाओ, लगाकर पैसे भजाकर अपना खर्चा चला रहे हैं। तो घर के खर्चे कितने कम हो गए? घर के खर्चों में हर एक चीज़ तो खर्चे हो गए कम। सर कदम जो भी उठाया सही उठाया, लेकिन इसके आगे जो उसको आगे सोचा नहीं था, लेकिन कदम जो भी उठाया सही उठाया, लेकिन आगे सोचा नहीं था कि लोगों को कितनी परेशानी होगा। आज एटीएम के अंदर जहाँ पे 4 एटीएम है, 5 एटीएम है, उसमें डिपॉजिट एक ही एटीएम डलता है और एक एटीएम में उस इलाके में कितनी लंबा लगता है। नोटबंदी को लेकर यहाँ भी वही समस्या है। मजदूर बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन में लगें या फिर कपड़ा मिलों में काम करें। हमने अभी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से हमने रिक्वेस्ट की है कि कंपनी के साइज़ के हिसाब से आप हमारे को कैश विड्रॉल की परमिशन ज़्यादा दें, ताकि 50,000 से हमारा कुछ नहीं होता। एक तो सैलरीज के लिए पैसे चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कर्स के लिए, और सब वर्कर्स के अकाउंट नहीं है। आपको पता है 65% लोगों के अभी भी इंडिया में अकाउंट्स नहीं है। और ये लोग जो ये हमारे वर्कर्स हैं, ये कभी 2 महीने काम करते हैं, कभी 3 महीने काम करते हैं, चले जाते हैं। सो दैट इज़ मेजर प्रॉब्लम। गारमेंट फैक्ट्रियों के मालिक जो बिजनेस के गुर सीखने के लिए विदेशों का दौरा करते हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि नोटबंदी पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। बाहर कपड़ा व्यापारियों को बाहर किस तरह से चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो बायर्स के पास भी क्वेश्चन रहता होगा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया की एक इमेज पे और चीज़ों पे सब जगह यही बात हो रही है। मतलब मैं अभी बाय चांस मेरा ट्रिप आफ्टर डीमोनेटाइजेशन के 2 या 3 दिन बाद ही लग गया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, आई थिंक बायर मेरा हालचाल पूछने से पहले ये पूछ रहे थे तुम्हारी कंट्री में चल क्या रहा है। मतलब इतना बड़ा शॉक कैसे हो सकता है। एक्चुअली थोड़ा सा सडन है। पीपल आर वरिड। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या स्टेबिलिटी रहेगी। ज़्यादातर गरीब नोटबंदी को अच्छा फैसला भले ही कहें, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान तबका भी गरीब ही है। कपड़ा व्यापार जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है इन सभी चीज़ों से। लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, कैसे कैसे करके मैनेज कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानी जो है अभी बड़ी अव्यवस्थित तरीके से है। लोग कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं। अगर व्यवस्थित तरीके से होती तो शायद जो कर्मचारी हैं, जो लोअर क्लास के लेबर हैं, उनको जिस तरीके से अगर वो मैनेज कर पाते, लेकिन अभी उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ गारमेंट हाउस में भी है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर मनमोहन, हमें समझाइए कि ये स्थिति बदलने में, सुधरने में कितना वक्त लग सकता है। हालांकि सरकार कह रही है कि 15-20 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। हम प्रोफेसर मनमोहन से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भदोही लिए चलते हैं। भदोही के कालीन उद्योग की तो पहचान अलग है पूरी दुनिया में। यहाँ की कालीन की मांग अमेरिका और जर्मनी में भी है, लेकिन इस कारोबार को नोटबंदी की वजह से 30% तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कालीन के कारोबार के लिए उत्तर प्रदेश का भदोही जिला देश विदेश में मशहूर है, लेकिन नोटबंदी के बाद यहाँ मजदूरों से लेकर मालिक तक की हालत बेहद खराब चल रही है। मजदूरों को ये समझ नहीं आ रहा कि रोजमर्रा के खर्च के लिए बैंक में लाइन लगाएं या फिर कालीनों के निर्माण का काम करें। पैसा तो ऐसा हो चुका है कि पैसा रह के सब भूखे मर रहे हैं, और अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे भाई। मजदूरी हमारी एक पेशा है, अगर पैसे से हम नहीं खाना पाएंगे तो किस चीज़ से खाना पाएंगे। घर की जरूरतों की सामान, दवाई, सब्जी कैसे ले पा रहे हैं उसमें? इस तकलीफ चल रहा है साहब। पैसा कौड़ी रहेगा तब न लेंगे, इसे उधार भारी करके दुकान में कैसा काम चला है हम लोग। नोटबंदी से कितनी दिक्कत है आप सबको? सब परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। परेशानी इतनी है कि कंपनी से पैसा नहीं मिल रहा है। एक दिन काम करे, एक हफ्ता दौड़ रहे हैं बैंक पर, कहीं पैसा ही पैसा नहीं। भदोही में बने हुए कालीन का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, टर्की, ईरान, कोलंबिया और अफगानिस्तान समेत कई देशों में होता है। इस बार भी जर्मनी में कालीन की भारी डिमांड है, लेकिन जब मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं तो नुकसान होना तय है।
जब से नोटबंदी हुई है, अब इस समय हम लोगों का जर्मनी में फेयर चलने वाला है और वहाँ पे जो है कारपेट की डिमांड है, लेकिन अब लेबर नहीं है काम करने वाले। वो सब जो है अब जाके बैंक में लाइन लगा रहे हैं कि नोट मिले। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो लोग जो है इसी तरह रोज कह रहे हैं कि भैया पैसा नहीं मिला, लेकिन हम खुद नहीं पैसा पा रहे हैं बैंक से कि हमको पैसा मिले तो हम बुनकरों को दें, इसलिए हम लोग जो है खुद पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ भदोही से ही सालाना 5,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात होता है, लेकिन नोटबंदी की वजह से माना जा रहा है कि उद्योग में 30% तक गिरावट आ सकती है। कुटीर उद्योग से संबंधित जो भी है उसको उनको किसी भी तरह से फ्री करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो यही हम लोग का पीरियड होता है, सितंबर से लेकर के मार्च तक हम लोग के गलीचे बनते हैं, बिकते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। आज ये समय आ गया कि न डेवलपमेंट हम कर पा रहे हैं क्योंकि वीवर बिनने को तैयार नहीं है। वीवर हर परिस्थिति में बैंक पहले जोड़ना चाहता है कि मेरे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। उद्योग से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं कि अगर कुटीर उद्योगों को नोटबंदी की मार से बचाना है तो सरकार को जल्द से जल्द रियायतों का ऐलान करना होगा। भदोही से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर मनमोहन, हमें ये बताइए कि क्या सरकार को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अलग से नोटबंदी के तहत सोचना चाहिए था? नोटबंदी आप करने जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी चाहिए थी और अलग तरीके से पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए थी दोनों सेक्टर्स के लिए, ताकि इतना नुकसान जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नुकसान हर कुटीर उद्योग को हुआ है, तो ये नुकसान कम हो सकता था। देखिए, एक बात थोड़ा सा मैं पहले शुरू कर दूं, फिर इसी बात का आपके जवाब दूंगा। जैसे अभी निर्यात की बात हो रही थी, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि पिछले 13 महीनों से हर बार हमारे निर्यात घट रहे हैं, हर महीने घटे हैं और ये निर्यात लगातार और घटेंगे क्योंकि अब हम इस समय सामान ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं या भेज नहीं पा रहे हैं। तो चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो, चाहे वो विश्व के लिए आपूर्ति करता हो, चाहे वो भारत के लिए आपूर्ति करता हो जी, अगर सप्लाई घटेगी क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा है, अर्थशास्त्र में तो इसको हम लोग अलग ढंग से पढ़ते ही हैं कि अगर एक आदमी बैंक में 2 घंटे लाइन लगाए और वो घंटे यहाँ के काम न करे तो उत्पादन वैसे ही घटेगा जी। तो अगर उत्पादन घटेगा तो निर्यात भी घटेंगे, घरेलू उत्पादन भी घटेगा, घरेलू आपूर्ति भी घटेगी। और जो हम लोग सोच रहे हैं कि कीमतें घटेंगी, तो घटेंगी कैसे? सप्लाई घटने से कीमतें नहीं बढ़ती। अर्थशास्त्र का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, अगर पूर्ति घटती है तो कीमतें बढ़ती हैं, घटती नहीं। डिमांड में तो घट गई है। कीमतें इसलिए घट सकती हैं, जैसे सब्जियां वगैरह होती, हाँ सब्जियां वगैरह इसलिए घट सकती हैं क्योंकि उनकी आपूर्ति बड़े अल्पकाल के लिए होती है। कल सब्जी खराब हो जाएगी, परसों खराब हो जाएगी, बाजार में आई है तो बिकेगी, चाहे किसी दाम पर बिके। रियल एस्टेट की भी हो सकता है घट जाए क्योंकि उसमें काला धन की बड़ी आपूर्ति होती है। लेकिन केवल इन 2 क्षेत्रों को ध्यान में रख करके पूरा विनिर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, निर्माण क्षेत्र बंद पड़ा है। कौन आदमी मजदूरी दे पाएगा इस समय? देखिए, तरलता एक ऐसी आवश्यक चीज बन गई है इस समय दुनिया में, और खासकर भारत में। दुनिया के और देशों में, जब बड़े शहर में आप बात कर रहे हैं, नोएडा में, दिल्ली में, तो बहुत सारे लोगों के पास पेटीएम या और कुछ हो सकता है, लेकिन ठीक है, एक छोटा जवाब जनसंख्या। प्रोफेसर मनमोहन, एक छोटा जवाब, ये जो फैसला लिया गया, क्या बेहतर तैयारी के साथ लिया जाना चाहिए था, आप कह रहे हैं, या फिर ये फैसला ही गलत है और इसका इम्पैक्ट इतना तो होना लाजमी है? बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में बात करें, फैसला जिस एक चीज को ध्यान में रख के लिया गया वह पूरी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया जी। निर्णय जब भी लिया जाएगा अर्थशास्त्र में तो एक ही चीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हमने केवल काले धन को ध्यान में रख करके इतना बड़ा फैसला ले लिया तो ये नहीं सोचा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट आएगी जी। और अगर ये फैसला लिया भी जाना था तो 3 बातें बहुत ध्यान में रखनी थी। एक तो समय, इसका समय उचित होता है मई जून के आसपास, क्योंकि उस समय हमारी उत्पादन की गतिविधियां लगभग कम होती हैं और कैश की रिक्वायरमेंट कम होती है। दूसरा, तैयारी। 500 के नोट ज़्यादा आवश्यक थे 2000 के नोटों से, क्योंकि 2000 के नोटों की ज़रूरत कम पड़ेगी छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए। 500 का नोट हमारी लाइफ लाइन था, तो पहले 500 का नोट आना चाहिए था, फिर 2000 का नोट आना चाहिए था। और तीसरी बात, 1 महीने पहले से, दिवाली के आसपास से 100 के नोट एटीएम वगैरह से वितरित होने चाहिए थे। तैयारी बाजार में पूरी तरीके से नहीं की, वक्त गलत चुना, तैयारी पूरी, वक्त भी गलत चुना सरकार ने।
तो ये इस वजह से ये समस्या हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनमोहन कृष्ण आपका। तो फिलहाल जो कुटीर उद्योग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों या फिर पूरे देश के, उन पर इस नोटबंदी का बहुत बुरा असर पड़ा है। 70 से 80% काम बंद पड़े हुए हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।